हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम आज जो नवीन सर ने हमें नायक सीरीज़ हमने जो करवाई थी, नवीन सर ने जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण थी, तो उसका जो हम रिवीजन की तरह हम उसका प्रारंभ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन था कि मुदियट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH में मान्यता 2010 में केरल के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो भारत में कुल कितने ICH है? याद रखना है, 15 ICH है। विश्व धरोहर में कितने? 43 है। ठीक है, 34 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है, 1 मिश्रित है। टट्टू रूट वर्ड किसके लिए है? जहाँ भी दिखे केरला को टिक कर देना। 100% तो नहीं, पर लगभग 99% आपका श्योर सही हो जाएगा। कोटियाट्टम, वैदिक जप और रामलीला ये ICH में 2008 में शामिल हुए थे। 2010 में और किन किन को ICH में शामिल किया गया था? तो छऊ कालबेलिया राजस्थान का है, मुदियट्टू को 2010 में शामिल किया गया था। योग 2016 में हुआ था, कुंभ 2017 में हुआ था, दुर्गा पूजा 2021 में शामिल किया गया था। ठीक है, दुर्गा पूजा 14वीं ICH थी, गरबा 15वीं थी, गुजरात में है गरबा। ठीक है, मुख्य रूप से। उसके बाद में देखा जाए तो लाहो कहाँ का है? लाहो मेघालय की एक नृत्य शैली है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये नोंगक्रेम हो गया, बेहंदी नखलम हो गया, सालसुक हो गई, ये बंगाला और खांसी ये कहाँ के हैं? ये भी मेघालय के हैं। केरला के कथकली और मोहिनी अट्टम है। उसके बाद में डायरेक्ट क्वेश्चन था कि गंगूबाई हंगल का संबंध कौन से घराने से हैं? किराना घराना से हैं। किराना घराना कहाँ है? तो किराना घराना मुजफ्फरपुर UP में है। ठीक है, उसके बाद में इसके संस्थापक कौन थे किराना घराना के? तो वो करीम खान थे। अन्य कलाकार बलदेव सिंह भाली थे, उपेंद्र भट्ट और प्रभा अत्रे, भीमसेन जोशी और अब्दुल वाहिद खान, ये सभी इनके अन्य कलाकार हो गए। ठीक है, उसके बाद में देखकर 4th क्वेश्चन है, हरशंकर भट्टाचार्य का संबंध के वो किसके उस्ताद माना जाते हैं? तो वो सितार के। और हमें याद करवाया था नवीन सर ने कि पंडित रविशंकर भी सितार से संबंधित है। निखिल बनर्जी, सितार कहाँ चली गई? तो विलायत चली गई, तो विलायत खान। अरविंद पारेख, तो ये सभी किससे संबंधित है? सितार से। वायलिन से के सुब्रमण्यम, के वेदनाथम। संतूर से कौन है? शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी। ठीक है, और सारंगी से बुद्धू खान और सुल्तान खान और शकूर खान, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में आता है चिथरई उत्सव किस राज्य से संबंध रखता है? चिथरई रखता है तमिलनाडु से। ठीक है, उसके बाद में आता है तमिलनाडु के अन्य कौन कौन से उत्सव हैं? तो चित्राती हो गया, जल्लीकट्टू हो गया, पोंगल हो गया, महामहम हो गया, पुथंडू हो गया। पुथंडू को न्यू ईयर ऑफ तमिलनाडु भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में भारत ने पहली बार हॉकी वर्ल्ड कप विजेता भारत कब रहा? तो वो रहा था 1975 में, पाकिस्तान को 2-1 से हराया था। ठीक है, उसके बाद में तीसरा नंबर का जो वर्ल्ड कप था वो कौन सा? ये तीसरा नंबर का वर्ल्ड कप था। कैप्टन कौन थे? अजीत पाल सिंह इसके कैप्टन थे। आयोजन इसका कहाँ हुआ? तो आयोजन इसका मलेशिया में हुआ था। ठीक है, दूसरा हॉकी वर्ल्ड कप 1973 में हुआ था। पहला पूछ लिया जाए तो 1971 में हुआ था। फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप 1971 बार्सिलोना। विजेता फर्स्ट में पाकिस्तान रहा था, उपविजेता स्पेन, रनरअप स्पेन। 2023 हॉकी वर्ल्ड कप की बात करें तो ये भारत में हुआ था। इसके जो विजेता हैं जर्मनी है। 2023 हॉकी वर्ल्ड कप हारा कौन? बेल्जियम था। 2026 का हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ होगा? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नीदरलैंड में होगा 2026 का आयोजन। ठीक है, उसके बाद में
पंजाब राज्य का एक मुख्य रूप संगीत जो कि टप्पा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किस प्रकार था कि पंजाब राज्य के मुख्य रूप संगीत का कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, 3 अन्य थे, एक था टप्पा। दैट इज गुड क्वेश्चन। पंजाब राज्य मुख्य रूप टप्पा और अन्य इसके कौन से, जुगली, सोहाग, लोरियन और धोरियन, ये पंजाब के हैं। दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है, तो विंबलडन है। कौन सा है, विंबलडन। 4 ग्रैंड स्लैम है, याद रखने का नियम। ऑफ बाउ, ए से ऑस्ट्रेलियन, एफ से फ्रांस, बी से विंबलडन और यू से यूएस ओपन। ये जो ऑस्ट्रेलियन है ओपन है ये हार्ड कोर्ट पर और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन की बात करें तो ये मिट्टी पर और विंबलडन घास पर खेला जाता है। बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के विजेता कौन थे, तो मेल में थे जानिक सिनर जो कि इटली से हैं मेल में, और फीमेल में आर्यना शबालेंका जो कि बेलारूस के, युगल में रोहन बोपन्ना और मैथ्यूज। रोहन बोपन्ना की बात करें इंडिया की ये सबसे उम्रदराज 54 ईयर के ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के विजेता रहे थे। ठीक है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो बुक है ये किसकी है, किरण देसाई की बुक है। ठीक है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए किरण देसाई को 2006 में बुकर प्राइज मिला था। किरण देसाई की बुक है। अन्य बुक की बात करें तो इम्बेलिश ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस, हुल्ला बालू इन गोवावा ओकरहड। ठीक है, अनीता देसाई की बुक कौन सी है, तो फास्टिंग, फिस्टिंग और इन कस्टडी। किरण देसाई की माता कौन है, अनीता देसाई। ठीक है, इसके बाद में संविधान सभा का जो प्रथम सत्र हुआ था वह कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1940 को हुआ था। संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1940 को फ्रेंच प्रथा पर आधारित हुई थी। ठीक है, उसके बाद में संविधान सभा का जो प्रथम स्तर हो गया, उसके बाद इसकी स्थापना 6 दिसंबर 1940 को हो गई थी। इसका संबोधन जेपी कृपलानी ने किया था। तो संविधान सभा का पहला संबोधन किसने किया था, जेपी कृपलानी ने किया था। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन से, सचिदानंद सिन्हा जो कि अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। 11 दिसंबर 1940 को स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को। कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट में कुल सेशन कितने हुए थे, 11 सेशन हुए थे। 13 दिसंबर 1940 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू द्वारा लाए गए थे। पहला सत्र 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1940 के बीच में। संविधान सभा के जो परामर्शदाता व सलाहकार कौन थे, तो BN राव थे। इनका पहला प्रारूप BN राव ने अक्टूबर 1947 को बनाया जिसमें 243 अनुच्छेद बताए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 1946 के तहत हुआ था। कैबिनेट मिशन दिल्ली कब आया, तो 24 मार्च 1946 को। इसकी PSC कब हुई थी, 16 मई 1946 को। क्रिप्स प्रस्ताव की बात करें तो यह 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष नेहरू, उपाध्यक्ष माउंटबेटन और कुल सदस्य इसमें कितने, 13 थे। यह बात कब की है, जब संविधान सभा बनाई जा रही थी। ठीक है, उसके बाद में आता है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ड्राफ्टिंग या मसूदा समिति के भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार सलाहकार समिति के सरदार पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति के JP कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के HC मुखर्जी। संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति और संविधान संघ शक्ति के पंडित नेहरू जी। भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत या पारित किया गया था। 26 नवंबर को ही हम कानून दिवस या विधिक दिवस बनाया जाता है, लॉ डे भी बोल सकते हैं। भारतीय संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। समय निर्माण इसमें कितना लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान सभा में सदस्य महिलाएं कितनी थी, महिला सदस्य हैं तो वो 15 थी, और इसमें 15 महिलाओं में से कितनों ने तो हस्ताक्षर कर दिए थे कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट पर, संविधान संशोधन। तो इस पर कितने किए थे संविधान सभा पर, तो इस 11 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। 15 महिलाएं कौन कौन सी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
प्रश्न किस प्रकार पूछेगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, चारों में 3 तो महिलाएं इनसे सम्मिलित होगी, ठीक है। विधानसभा में 15 महिलाओं में से एक नहीं होगी, उसको टिक करना होगा, ठीक है। तो ये 15 महिलाओं के नाम हमारे आंखों के सामने से गुजरे होने चाहिए, जिस प्रकार हमें याद रह जाएगी। पहले थी विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सुचिता करपलानी, सरोजिनी नायडू, लीला राय, हंसा मेहता, कमला चौधरी, जी दुर्गाबाई, रेणुका रॉय, मालती चौधरी, दक्षिण आई, वेलायुधन, बेगम आजाद रसूल, एनी मस्करीनी, ठीक है। अमो स्वामीनाथन और पूर्णिमा बनर्जी। एकमात्र दलित दक्षिणी यानी वेलायुधन थी। एकमात्र मुस्लिम बेगम आजाद रसूल। पहली स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। पहले यूपी की सीएम सुचिता करपलानी, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 आता है। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म का जो मिला था वह कहाँ से मिला था, तो हमें यह मिला है हथनोरा। हथनोरा कहाँ पड़ता है, एमपी में। तो यहाँ पर हथनोरा में ही हमें मिला है मानव की खोपड़ी, जिसको क्या कहा जाता है, नर्मदा मेन। हथनोरा की खोज एएसआई का मतलब हो गया भारतीय पुरातत्व विभाग, ठीक है। तो ये इसकी खोज एएसआई द्वारा 1982 में की गई थी हथनोरा की। भीमबेटका कहाँ है, एमपी में है। सराय नाहर राय यूपी में है और दमदमा यूपी में है। भारतीय पुरातत्ववेत्ता में भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा वीएस वाकणकर ने, ठीक है। भीमबेटका की खोजा 1957 में खोज हुई थी भीमबेटका। यूनेस्को में शामिल 2003 में हुआ भीमबेटका। महाभारत पर आधारित था ये भीमबेटका, मतलब इसमें जो शैल चित्र हमें जो भी मिले वो महाभारत की हमें होने का एहसास दिलाते हैं, ठीक है। उसके बाद में भारत में व्यवस्थित कृषि का जो प्राचीनतम प्रमाण है वह कहाँ से मिलता है, तो वो हमें मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिलता है। कहाँ से मिलता है, मेहरगढ़ पाकिस्तान से हमें मिलता है, ठीक है। मेहरगढ़ की बात करें तो यह बोलन रिवर है पाकिस्तान की। यह है कहाँ है, मेहरगढ़ बोलन रिवर के किनारे पर स्थित है। बट लेकिन वर्तमान में जो लहबुरा देव यूपी है वो चावल के साथ से 9000 ईसा पूर्व की हैं, लेकिन मेहरगढ़ में जो गेहूं के मिले हैं ये चावल के साथ से 7000 ईसा पूर्व के थे। यह वर्तमान अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के चलना है। यदि क्वेश्चन में याद जाए कि मेहरगढ़ में जो गेहूं के चावल के साथ से मिले वो कितने हैं, तो वो 7000 ईसा पूर्व पुराने हैं। लेकिन वर्तमान में भी हमने खुदाई किया तो पता चला है कि 9000 ईसा पूर्व भी चावल के साथ से लहबुरा देव से हमें प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा हमारे हनुमानगढ़ राजस्थान में है, ठीक है। लोथल गुजरात में हो गया, कोटदीजी पाकिस्तान में है। स्थायी जीवन का प्रथम सास्य व पालतू पशु ये मेहरगढ़ से है, ठीक है। उसके बाद में मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, तो वह था जौ। उसके बाद में जो जौ की खुदाई है वह 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी। उसके बाद नवडा टोली किस राज्य का है, तो नवडा टोली है वो मध्य प्रदेश का है। नवदा टोली किस राज्य से हैं, तो मध्य प्रदेश से हैं, नर्मदा नदी के किनारे हैं। नवदा टोली की खोज किसने की थी, तो एच.डी. सांकलिया ने की थी। किसने की थी, नवदा टोली की खोज एच.डी. सांकलिया ने। लोथल गुजरात में पड़ता है। लोथल को ही एकमात्र बंदरगाह है, गोदीवाड़ा डॉकयार्ड कहा जाता है, ठीक है। रोपण कहाँ, पंजाब में है। धोलेवेरा गुजरात, रंगपुर गुजरात, बनावली हरियाणा में, अंतरजी खेड़ा यूपी में है। लोहे के सबसे पहले सास्य अंतरजी खेड़ा से ही मिले थे। भारत के कितने राज्य तटरेखा पर है, तो कितने हैं, 9 राज्य हैं। पश्चिमी तटरेखा पर 5 हैं और पूर्वी पर कितने हैं, 4 है। सबसे लंबी समुद्री सीमा किसकी है, तो वह है गुजरात की। उसके बाद में आंध्र प्रदेश, एक ही याद रख लेना, गुजरात बहुत है। सबसे लंबी समुद्री सीमा गुजरात की है। यदि हमारे नक्शा जो हमारे माइंड में हुआ तो यह डायरेक्ट हो जाएगा, लगभग आइडिया से भी हो जाएगा, ठीक है। सबसे कम सीमा गोवा की है। सबसे लंबी यूटी की बात करें तो यह लद्दाख की है और सबसे कम यूटी में सीमा तो वो है लक्षद्वीप की है। भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति भूमध्य रेखा के उत्तर में पड़ती है, ठीक है।
कन्याकुमारी तमिलनाडु, तो ये भूमध्य रेखा के क्या हो गया, उत्तर में हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है, 8 डिग्री और ये करता है मालवी और मिनिकॉय को, और 9 डिग्री चैनल ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, और 11 डिग्री अमेंदीव और कन्नौर को अलग करता है। ये 8 डिग्री चैनल मालवीय नहीं है, ये मालदीव और मिनिकॉय, ठीक है ना। उसके बाद में 23.5 डिग्री जो नॉर्थ के बोला जाता है कर्क रेखा को, 0 डिग्री भूमध्य रेखा को, और 23.5 डिग्री साउथ की वो मकर रेखा को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, इसी को ही बोला जाता है पिगमिलियन पॉइंट, और इसी को ही बोला जाता है पार्सन पॉइंट, और इसी का ही अन्य नाम है लाहसेन पॉइंट, लाहसेन पॉइंट। ठीक है, कन्याकुमारी की बात करें, कन्याकुमारी को बोला जाता है कैप कैमोरन। ठीक है, तो हमारा जो उत्तरी पॉइंट वह है इंदिरा कोलस, ये लगभग 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमिका 8 डिग्री 4 मिनट हो गया, जो कि कन्याकुमारी में पड़ता है। गोहार मोती यह गुजरात में है, पश्चिमी बिंदु है जो कि 68 डिग्री 7 मिनट पर है। और ये केबिथु की बात करें तो केबिथु है 97 डिग्री 25, जो कि असम के पूर्वी बिंदु पर आ जाएगा। पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो यह केबिथु है 97 डिग्री 25 मिनट पर। भारत में सबसे पहले सूर्य दिखाई हमें कहाँ देता है, तो अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। कब, 4 बजे सूर्योदय हो जाता है। यह डोंग गांव है अरुणाचल प्रदेश का। इसकी खोज किसने की थी, 1999 में इसकी खोज की थी। सूर्यास्त 4 PM पर होता है, वो कहाँ होता है, तो वह गुजरात के किबुथु में होता है। कहाँ, गुजरात के किबुथु में। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो विकासशील और मिश्रित अर्थव्यवस्था है। विकासशील अर्थव्यवस्था कौन सी होती है, जिसमें सार्वजनिक और निजी का सहअस्तित्व मिलजुल कर रहा जाए। भारत में विकासशील होने के कारण कौन कौन से हैं, तो कृषि हो गया, विशाल जनसंख्या, असंतुलित आर्थिक विकास, निम्न प्रति व्यक्ति आय और प्रचंड बेरोजगारी। भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण है, कौन कौन से लक्षण हैं, तो धन की न्यून कार्य क्षमता होना, प्रति व्यक्ति कम आय का होना, और पूंजी निर्माण की न्यून दर होना। उसके बाद में भारत में गरीबी का आकलन नीति आयोग का कार्यदल करता है। इसमें कौन कौन सी संस्था है, तो NSSO और CSO, ये नीति आयोग का कार्यदल में। ठीक है, NSSO का होगा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। इन दोनों को मिलकर क्या बना दिया गया था, मॉस्पी बनाया गया था। NSSO और CSO को मिलाकर 23 मई 2019 को इनका विलय मॉस्पी में कर दिया गया था। मॉस्पी मिनिस्ट्री फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन बना। ठीक है, तो कौन सी 5P निर्धारित समय से प्रारंभ नहीं हो सकी थी, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 8वीं थी। तो वैसे देखें तो 4th भी अपने समय पर प्रारंभ नहीं हो गई, कि नहीं हुई थी, 1967 में होना था, नहीं हो पाई थी। और 6th यह भी 1900 अपने समय पर प्रारंभ नहीं हो सकी थी। और 8वीं पंचवर्षीय योजना भी अपने समय पर, यह 1992 में प्रारंभ हुई थी, अपने समय पर प्रारंभ नहीं हो सकी थी। फर्स्ट का टाइम पीरियड याद रखना, 51, 56, 56, 61, 61, 66, 69 से 74। ये इधर मॉडल आ गए, मॉडल याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पक्का ही रहता है पंचवर्षीय योजना से, जैसे बायोलॉजी में सेल का क्वेश्चन रहता है, उसी प्रकार पंचवर्षीय योजना भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ही। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच में हुई थी। आपको पंचवर्षीय योजना तो याद होगी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 आता है, विद्युत का जो मापन करते हैं हम, तो वो kWh में होता है। ताप का जो सेल्सियस में, रक्त का गुणक में होता है। भूकंप का वो रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। आर्द्रता को हाइग्रोमीटर हो गया। वायुमंडलीय दाब का बैरोमीटर, वायु वेग का एनीमोमीटर। उसके बाद में यूनिट याद रखनी है, दाब की पास्कल हो गई। लेंस की क्षमता का डायोप्टर, उष्मा
हीट या एनर्जी ऊर्जा का जूल हो गया। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का क्या होता है, बेकुरल होता है। भौतिक परिवर्तन वही अवस्था जो हमें पहले थी वही वापस मिल जाए तो वो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। रासायनिक इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो जल से बर्फ हो गया, तांबे से तार हो गया, तार से तांबा बन जाता है, लोहे से चुंबक और चुंबक से लोहा वापस। तो ये दूध से दही ये रासायनिक हो जाएगा। और फल का पकना ये भी रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है। अम्लीय विलयन का 0 से 7 से कम होता है। पीएच की खोज सोरेनसन ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हो जाएंगे। यहाँ पर वसा है तो बी सी इसको छोड़ दिया जाए तो वो जल में चला जाएगा। बी सी में कीड़ा KEDA आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है। हमारा शरीर डी तथा के जो विटामिन बनाता है यह किससे बनाता है, तो धूप से। के बनता है वो अंतर के जीवाणु से। ईडन गार्डन स्टेडियम की बात करें तो यह कोलकाता में है। DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में है। M चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु कर्नाटक में है। निरंजन शाह स्टेडियम का नाम रखा गया सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम से हटा करके। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन आ जाए किस स्टेडियम का नाम है वो सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम से हटाकर रखा गया, तो वो निरंजन शाह स्टेडियम को रखा गया था। GD बिरला पुरस्कार महिला वैज्ञानिक पहली कौन थी, तो आदिति सेनडे थी। इसकी खासियत क्या GD बिरला पुरस्कार की ये है कि 50 वर्ष की आयु से कम को मिलता है। ठीक है, आदिति सेनडे को कंप्यूटिंग नवाचार के लिए मिला था। किसके लिए मिला था, कंप्यूटिंग नवाचार के लिए। इसकी शुरुआत कब हुई थी GD बिरला की, 1991 में हुई थी। वर्ष 2024 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड फिल्म विजेता कौन सी थी, तो जवान थी। बेस्ट अभिनेता शाहरुख खान। बेस्ट अभिनेत्री नयनतारा। बेस्ट डायरेक्टर कौन थे, संदीप रेड्डी थे एनिमल मूवी के लिए। और बेस्ट विलेन अवार्ड बॉबी देओल एनिमल मूवी के लिए। 2023 की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ICC अवार्ड मेल में कौन थे, पैट कमिंस थे जो कि IPL के दूसरे सबसे महंगे थे। पहले कौन थे, तो पहले मिचेल स्टार्क थे जो कि 24.75 करोड़ के KKR ने खरीदा था। और IPL में दूसरे महंगे 20.5 करोड़ है पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन हैं। ICC अवार्ड्स में मेंस में बात करें तो ODI में विराट कोहली, टेस्ट में उस्मान ख्वाजा, T20 में सूर्य कुमार यादव SKY। ठीक है, PM विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, तो यह है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। सूक्ष्म जो लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय है इसकी सहयोग राशि कितनी है, तो 15,000 है। इसके जो वर्तमान मंत्री है वो कौन है, तो जीतन राम मांझी इसके वर्तमान मंत्री है। ठीक है, तो आई होप आपको यह क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। एक प्यारा सा कमेंट कर देना क्लास कैसी लगी। और इसके बाद में हम नेक्स्ट सीरीज़ का सेकंड सीरीज़ लाएंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।